फिल्म बन रही थी, राम गोपाल वर्मा प्रोड्यूस कर रहे थे, दरवाज़ा बंद रखो, जो कि चक्री जिन्होंने सत्या का रोल प्ले किया था वो डायरेक्ट कर रहे थे। तो उस सेट पे समाओ किसी की जान पहचान से मैं पहुंच गया एंड आई वाज शूटिंग द मेकिंग ऑफ दैट, लाइक अ बिहाइंड द सीन्स सॉर्ट ऑफ अ थिंग। मुकेश के यहाँ से कॉल आया मुझे, उन्होंने गैंग्स ऑफ वासीपुर के ऑडिशन के लिए बुलाया, तो उसका ऑडिशन दिया मैंने। तो जब ऑडिशन मैंने दिया था तो पहले पार्ट में एक कैरेक्टर है मोहसिन खान, उसका एक सीन है जिसमें वो लड़की उठाता है, जीप में आते हैं 2-3 लड़के, लड़कियों को उठा लेते हैं और उसके बाद फिर वो उनकी पिटाई होती है, वो जिसका मीम मतलब इट्स लाइक कुछ ना कुछ नया उसमें मसाला डाल के वो अभी खोलेंगे सर, अभी भी मिल जाएगा। हाँ, वो हमेशा मिलता रहता है। तो दैट शॉट जिसमें मनोज सर जो है मेरे को धो रहे हैं, दैट इज माई फर्स्ट शॉट इन लाइफ है ऑन फिल्म। तो मोहसिन का तो पहला मतलब मेरी जिंदगी का, और मोहसिन खान का जो शॉट था दैट वाज अ शॉट जब वो दरवाजा पीट रहे हैं, खुलता नहीं है, फिर वो बाहर खोलते हैं और वो अंदर जाते हैं, क्या चल रहा है, दारू चल रहा है और ये सब, उसके बाद धोते हैं, वो सब होता है, औजार काटो और वो सब। तो वो पहला सीन था मेरा एज गौरव शर्मा एक्टर और मोहसिन खान एज द कैरेक्टर। लुटेरे हैज बीन अ वेरी हाई पॉइंट है, बिकॉज लुटेरे में जिस तरह का मेरा काम है उस तरह से ना तो किसी ने मुझे कभी परसीव किया, एंड टू बी ऑनेस्ट ना मैंने अपने आप को कभी उस तरह से परसीव किया। लाइक आई वुडंट हैव बीन एबल टू डू बिलाल द वे आई डिड बिलाल, इवन इफ इट वाज लाइक 3 years back here. I would have probably played Bilal very seriously, you know. I would have played Bilal like I mean business. And Bilal can be played like that also. But for me, playing Bilal like this brings out a different vision for Bilal, and more than that, it gives me a certain satisfaction as an actor. I was a fairly decent student till about my 5th, 6th. Then when science became physics, chemistry, maths, Sanskrit came in, so I completely lost the plot. I feel you, sir. 1, 2, 3, let's go. Welcome to the Small Man Show, sir. Thank you, Pranav. Thank you so for much. coming. अरे thank you for inviting me. Yeah, thank you. Anytime, sir. So, sir, सबसे पहला सवाल मेरे को ये जानना है कि लुटेरे की जब शूटिंग चल रही थी, so like everything has been shooted in Somalia itself? नहीं यार, it's not been shot in Somalia. So everything was set. That'll be too dangerous. Too real for comfort. So पूरा सेट था? नहीं, सेट नहीं था, हम लोगों ने ये केप टाउन में शूट किया। Okay. तो शिप जो है वो एक रियल शिप है। इट एट सम पॉइंट इन टाइम यूज्ड टू बी एन अंटार्कटिक एक्सप्लोरर। तो ऐसे अग्यूलास उसका नाम था शिप का। तो अब वो अंटार्कटिका तो नहीं जाती है फॉर एक्सप्लोरेशन मिशंस, बट इट इज़ एन एक्टिव शिप और वो वहीं हार्बर में पार्क थी। तो उस पर शूट किया हम लोगों ने, थोड़ा बहुत उसको कभी कभी बीच में पानी में लेके गए, बट फॉर अबाउट 100 days वी शॉट ऑन द शिप। So how is it working? How is it like working with Hansal Mehta? तो हंसल सर के साथ इस शो पे तो मेरी ज़्यादा मुलाकात इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो शो रनर थे। तो वो कुछ एक हफ्ते के लिए वहाँ पर आए थे जब हम शूट कर रहे थे केप टाउन में। और ये शो जो है दिस हैज़ एब्सोल्युटली बीन लाइक दिस, इसके कर्ता धर्ता जो हैं वो जय हैं, जो कि हंसल के बेटे हैं। तो हंसल सर के साथ मैंने काम किया स्कूप में, विच हैपेंड आफ्टर दिस थिंग। सो इट वाज ग्रेट वर्किंग विद हिम। ही इज़ अ ग्रेट गाय। बहुत आसान है उनके साथ तालमेल बिठा पाना। एक्टर्स के साथ बहुत प्यार से डील करते हैं, बहुत लिबर्टी देते हैं, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट दैट वाज द केस विद जय एज वेल व्हाइल शूटिंग फॉर लुटेरे। बाप बेटे एकदम सिमिलर लाइंस पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन आई थिंक इट रन्स इन द डीएनए। ओके, सो सर कई इंटरव्यूज़ में हम लोग देखते हैं कि हंसल सर के डायरेक्शन स्टाइल को बहुत डिफरेंटली देखा जाता है बाकी डायरेक्टर्स, एंड पीपल प्रेज हिम फॉर दैट। सो देयर वाज वन थिंग दैट राजकुमार राव वाज टॉकिंग अबाउट कि शाहिद नाम की जो फिल्म थी उसमें वो जो एक बहुत ही क्या बोलते हैं डिस्टर्बिंग सा एक सीक्वेंस आता है, शॉट रहता है जिसमें इज किलिंग द अदर पर्सन, एंड दैट वाज नॉट प्लान्ड, दैट वाज अनप्लान्ड। और इन्होंने जैसे हंसल सर कभी कट नहीं बोलते हैं अपने सीन्स में, सो दैट हेल्प्स हिम गेट मोर एंड मोर एक्सप्लोर न्यू nuances of any sort of film that he's shooting. So was it happening in this with Jay as well in लुटेरे? बिल्कुल यार। और द थिंग इज, सबसे पहले मैं जय से जब मिला था तो मैं मिला था गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूट पे, जो कि मेरी पहली फिल्म थी। और जय एट दैट पॉइंट इन टाइम वाज लाइक 13th or the 14th असिस्टेंट ऑन द फिल्म। ओके। तो हम लोग एक तरीके से वहीं पे मिले थे। और मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से अनुराग डायरेक्ट करते हैं
उनका भी स्टाइल काफ़ी कुछ सिमिलर है अच्छा जी। तो आई थिंक ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई डायरेक्टर कट ना बोले, बट आई थिंक ओके द पॉइंट दैट वन इज ट्राइंग टू मेक इज़ दैट कि जब एक सीक्वेंस या एक एक्शन चल रहा होता है तो आप एक सर्टन विजन के साथ उसको डायरेक्ट कर रहे होते हैं, हाँ और उसके बाद जो किरदार उन सीन्स में हैं वो आपके डायरेक्शन को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, वो एक तालमेल की बात है। और जब आपको लगता है कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है, एक मूड बना हुआ है, एक जोन में एक आदमी, सो यू देन डिले सेइंग कट, यू नो Yeah. एंड और वो जो मोमेंट होता है उसमें आई थिंक काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो पाती हैं। तो आई थिंक बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो उस तरह से काम करना पसंद करते हैं। जय एंड हंसल सर, दे आर वन ऑफ देम। मतलब स्कूप में भी ऐसा ही हुआ था। एक छोटा सा एक मोमेंट वो रखते हैं जिसमें कि एज एन एक्टर आपको भी लगता है कि कट क्यों नहीं हुआ, ओके एंड देन if you're in it, if you're in the scene, then it just takes it away to another level. या सर लाइक अभी अभी गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात आएगी, जी। सो आई टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। सर ये पंकज सर से भी पूछा गया है, जी। मनोज सर से भी पूछा गया है कि ऐसा क्या था उस फिल्म में कि सारे कैरेक्टर्स, सारे एक्टर्स एकदम आफ्टर दैट फिल्म वो फट गए, मतलब एज अ सेलिब्रिटी नाउ वी सी देम लाइक बहुत एकदम हाई लेवल पे। व्हाट हैपेंड इन दैट? ऐसा गैंग्स ऑफ वासेपुर में ऐसा क्या था? Besides the merit of the film or the project, which is the fact that it is a cult film या and it has been made beautifully and it's a wonderful film, I think what really helps is कि जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं और वो प्रोजेक्ट इन टोटलिटी व्हेन इट वर्क्स, तो आई थिंक जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उन सब के लिए वो बेनिफिशियल हो जाता है। कई बार आप किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होता है, आपका काम बहुत अच्छा होता है, मगर इन टोटलिटी वो प्रोजेक्ट वर्क नहीं करता, फटना जो आजकल एक टर्म है। सो आई थिंक द होल, वेदर इट्स अ फिल्म और शो और एनीथिंग, इन टोटलिटी द होल प्रोजेक्ट नीड्स टू वर्क, नीड्स टू Yeah. क्लिक, फॉर एनी वन टू गेट एनी काइंड ऑफ अ बेनिफिट आउट ऑफ इट। और मुझे लगता है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर बिकॉज वो इतनी बड़ी हिट हुई और लोगों ने उसको इतना अप्रिशिएट किया, तो जो लोग उसमें सेंट्रल कैरेक्टर्स में थे उन लोगों को उस फिल्म का बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे क्या सेम सत्या के लिए भी बोला जाएगा? बिल्कुल, मतलब बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगता है। देखिए, एक अच्छा प्रोडक्ट होना ज़रूरी है, मगर उस प्रोडक्ट को लोगों को एक्सेप्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो एक मेन स्ट्रीम में आ पाता है, उसके बारे में बात हो पाती है। तो सत्या इज़ ऑल्सो अनदर वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ इट, कि मतलब इट वॉज अ ब्यूटिफुली मेड फिल्म। कहानी और किरदार उसमें जितने भी थे, और उसमें से भी कितने लोग हैं जो कि मतलब काफ़ी मतलब आगे बढ़े। सौरभ सर हैं, मनोज सर हैं, मतलब देयर आर सो मेनी पीपल इन इट। तो आई थिंक इन टोटलिटी द प्रोजेक्ट, वेदर इट्स अ फिल्म और अ वेब शो, इट रियली नीड्स टू वर्क, क्लिक विद द ऑडियंस रादर, आई थिंक इज़ द टर्म। तो ये अनुराग कश्यप के सेट पे एनवायरनमेंट कैसा होता है? बहुत मज़ेदार होता है यार, बहुत एक्चुअली मतलब इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम यार। आई थिंक कुछ तो 10 लास्ट टाइम आपने तभी उनके साथ काम किया था गैंग्स ऑफ वासेपुर में? तो अनुराग के साथ, उनके साथ ये हुआ है कि काम मैंने उसी में किया। उसके बाद मैंने एक ऐड किया था उनके साथ। ओके उसके अलावा 2 प्रोजेक्ट्स और थे जो कि इनिशिएट हुए थे उस टाइम पर। एक तो कुछ टेलीविज़न सीरीज़ थी जो कि वासन बाला उस वक्त डायरेक्ट हाँ। कर रहे थे, तो उसका हमने एक पायलट शूट किया था, बट देन इट डिडंट टेक ऑफ। ओके उसके अलावा एक शो और था विच ऑल्सो, आई मीन अनुराग ने मुझे बुलाया था एंड आई साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, बट दैट शो ऑल्सो काइंड ऑफ डिडंट वर्क आउट। तो या मतलब अनुराग के साथ जो मैंने काम किया उनके साथ वो गैंग्स ऑफ वासेपुर के सेट पे ही किया। और माहौल बहुत अच्छा था यार, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन के लिए, से अबाउट फॉर 3-4 मंथ्स सब लोग साथ में ही रह रहे थे। बनारस में शूट चल रहा था, बनारस के आसपास, तो सब लोग साथ में ही रह रहे थे। तो ना सिर्फ एक्टर्स बल्कि कास्ट एंड क्रू, सबका आपस में तालमेल बहुत अच्छा था। और आई थिंक वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है जब आप साथ ही में रह रहे होते हैं, आपका सोना खाना पीना सब साथ में होता है, तो कहीं ना कहीं हर किसी की एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप बन जाता है। वेदर इट्स अ बैड रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप, इट्स इममटीरियल, बट एज लॉन्ग एज यू हैव अ रिलेशनशिप, आई थिंक दैट रियली एड्स ऑन टू द होल प्रोजेक्ट व्हेन इट्स मेड।
तो आई थिंक गैंग्स में भी यही था कि लोग एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिल के रह रहे थे, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, बहुत मस्ती होती थी। अनुराग का जो स्टाइल है, उनका स्टाइल भी बहुत ईजी गोइंग है, ईजी गोइंग इन अ सेंस, मतलब ही लाइक्स टू कीप थिंग्स लाइट, देयर इज नो चिल्ला चिल्ली, नो गाली गलौज एंड ऑल दैट, सो इट्स गुड फन है। सो जब मैं कल कर्मा कॉलिंग देख रहा था, सो यू नो, सो सर्टन, सो उसमें आपका एक बहुत ऐसा सीरियस रोल, कभी ऐसा लगेगा कि आप एंटेगनिस्ट हो, कभी ऐसा लगेगा कि इवन आप भी अपने एक जाल में बंधे हुए खुद से। एंड व्हेन आई सी लुटेरे, एंड देयर यू आर वेरी फन में हो, आप एकदम मज़े में हो, लाइक कोई बात नहीं, क्या हो गया, ऐसा टाइप्स। जी। सो जब एक्टिंग की बात होती है, ऑब्वियसली इट्स लाइक कि आप कौन कौन से इमोशन किस तरह से दिखा सकते हो, विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर, राइट। सो एक ऐसे सिचुएशन में जिसमें ऐसे एक स्टोरी लिखी हो जिसमें आपको इस तरह से दिखाना है दैट एवरीथिंग इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स, इवन द व्यूअर्स नीड्स टू स्टॉप एंड थिंक अबाउट इट। सो उस केस में एक्टर कैसे इन सारी चीज़ों को लाइक अप्लाई करता है अपने ऊपर? आप लुटेरे के बारे में आप बात कर रहे हैं कि नहीं, in general- जनरल कि एक इसको मैंने एग्जाम्पल लेके, मतलब एज अ कैरेक्टर हाँ, को किस तरह से अप्रोच किया जाता है? Is that हाँ, what you're अगर वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा कैरेक्टर है जिसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा मिक्स हैं। asking? यार आई थिंक कोई भी कैरेक्टर सिंपल तो नहीं हो सकता है, यू नो, बिकॉज हम में से कोई भी जो ज़िंदगी हम जीते हैं, हम जो पर्सनालिटीज़ हैं, हम सिंपल नहीं हैं। सो देयर इज़ अ complex emotion that's playing in each and every individual. I think when it comes to storytelling, what it boils down to is कि वो जो किरदार है, वो कैरेक्टर जो है, वो किस परिस्थिति में है, यू नो, किस सिचुएशन में है, उसकी सर्कमस्टांसेस क्या हैं, जहाँ पर क्योंकि परिस्थितियों और सर्कमस्टांसेस जो हैं, दे काइंड ऑफ डिक्टेट कि आप एक गिवन सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो आई थिंक कॉम्प्लेक्स इमोशंस तो हर किसी में होते हैं, पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किस परिस्थिति में आप उस सीन को प्ले आउट कर रहे हैं। और किसी भी तरह का डायरेक्शन तो यार आई थिंक प्राइमरीली हैज़ टू कम फ्रॉम द स्क्रिप्ट ओनली, Yeah. you know, in totality of what the script is, and then when you go a little deep into it, then उस स्क्रिप्ट में वो आप जो सीन एक गिवन पॉइंट पे परफॉर्म कर रहे हैं, उस सीन में क्या हो रहा है और उसका जो इम्पैक्ट है वो बाकी कहानी पे क्या होने वाला है। तो आई थिंक मतलब मैं किसी भी कैरेक्टर को इस तरह से अप्रोच नहीं करता हूँ कि ये एक अगर कैरेक्टर है तो ये कितना कॉम्प्लेक्स है। मैं किसी भी कैरेक्टर को पहले तो स्क्रिप्ट से ही अप्रोच करता हूँ, क्योंकि जितना भी आपको किसी भी कैरेक्टर के बारे में पता चल सकता है वो एक स्क्रिप्ट से ही पता चल सकता है। सो द आइडिया इज़ दैट यू हैव टू कीप रीडिंग ओवर एंड ओवर अगेन, Okay. which everyone keeps talking about and which is the truth basically. So, सर ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं इस बारे में, बट यू नो आई एम वेरी कीन टू नो कि एक एक्टर जो एक थिएटर में परफॉर्म कर रहा है एंड एक एक्टर जो कैमरा के सामने परफॉर्म कर रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दैट आई नो बिकॉज आई हैव सीन दैट। बट एक जनरल ऑडियंस को अगर एक क्लियर, मतलब एक बेसिक भाषा में समझाना हो, सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट टू देम? Difference between a camera acting and a theater acting, या stage acting. या यार सब लोग इसके बारे में बहुत बात करते हैं और वो बेसिक डिफरेंस तो बेसिकली यही है कि व्हेन इट इज़ अ कैमरा, सो द कैमरा इज़ कमिंग टू यू, you know, whereas on stage as an actor or as a performer you have to reach out to an audience. ओके So now you can delve into it and talk about it as much as you can, but I think in essence यही दो चीज़ें हैं जो कि primarily different हैं। कि जब मैं कैमरा पे हूँ तो कैमरा मेरी तरफ आ रहा है, और जब मैं स्टेज पर हूँ तो मैं ऑडियंस की तरफ जा रहा हूँ। कैमरा बीइंग द ऑडियंस, राइट, इट्स द ऑडियंसेस पर्सपेक्टिव। और आपको जो आपकी ट्रेनिंग है वो आपको उस हिसाब से आपको मैनेज करनी पड़ती है। मुझे नहीं लगता कि कैमरा की ट्रेनिंग अलग है और स्टेज की ट्रेनिंग अलग है। मतलब मेरा ये मानना है कि एक्टिंग की अगर ट्रेनिंग है तो वो स्टेज पर ही है, ओके यू नो। मेरा ऐसा मानना है कि एज एन एक्टर द बेस्ट काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट यू कैन हैव इज़ बाय बीइंग ऑन स्टेज, बाय परफॉर्मिंग प्लेज एंड स्टफ। एंड देन कैमरा की ट्रेनिंग जो है वो एक अलग तरह की है, मोर टेक्निकल है। बट अगर एक्टिंग की ट्रेनिंग कहा जाए तो वो दोनों में आई थिंक स्टेज टेक्स द अपर हैंड। और आपके अंदर फिर इतना विवेक होना चाहिए कि आप उस चीज़ को समझ पाएँ कि आपको किस चीज़ को कहाँ पर किस तरह से यूज़ करना है।
क्योंकि उसका पूल जो है वो तो वही है. अब आपको जब आप स्टेज पर हैं तो उस पूल में से आपको क्या यूज़ करना है, और जब आप कैमरे के सामने हैं तो उस पूल में से आपको क्या यूज़ करना है, ये आपकी अपनी सेंसिबिलिटीज़ पे बॉयल डाउन कर जाता है. So how has theater acting helped you grow as an actor? And like अब जब आप फिल्म्स में काम कर रहे हो, वेब सीरीज में काम कर रहे हो, so how easy or how like difficult it gets in certain situations for you? Yeah, so what happens is that on stage when you're performing, there are obviously आपके पास टाइम बहुत होता है चीज़ों को सेट करने के लिए, अपने को एक्टर्स को जान पाने के लिए, प्राइमरीली तो अपने को एक्टर्स को जान पाने के लिए, क्योंकि आप मल्टीपल रिहर्सल्स करते हैं. आप जैसे मैं अभी फादर कर रहा हूँ, तो उसमें जब मैंने पहली बार फादर किया तो हम लोगों ने कुछ 6 महीना उसको रिहर्स किया प्ले को, जिसमें से कि कुछ 3-4 महीने तो हम सिर्फ स्क्रिप्ट ही पढ़ रहे थे. एवरी डे वी वर रीडिंग एंड जस्ट मीटिंग एंड जस्ट रीडिंग द स्क्रिप्ट. और उसके बाद फिर 2 महीना हमने एक परफॉर्मेंस स्पेस में उसको किया. तो आपके पास क्या है कि कई चीज़ों को सेट करने का समय मिल पाता है. और चीज़ों से मेरा मतलब है कि 2 किरदार जो स्टेज पर हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है. अब इस तरह की चीज़ क्या है, जब आप कैमरा पर जाते हैं तो अमूमन पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं. कई बार ऐसा होता है कि आप जब कैमरा पर जब आप शॉट के लिए जाते हैं तभी आप अपने को एक्टर से मिल रहे होते हैं. तो आई थिंक जब आप स्टेज में इन चीज़ों को कर लेते हैं, आप इतना अपने आप को इतना रवा कर लेते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए कैमरा पे जाके तपाक से कर पाना आसान हो जाता है. क्योंकि यू हैव अ बैकग्राउंड एंड आपकी एक फाउंडेशन है इस चीज़ को करने की. तो अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं जो कि एक 6 महीने के थिएटर प्रोडक्शन में होते हैं, तो भी अगर आपने 6 महीने का वो थिएटर प्रोडक्शन किया है, तो आप 6 मिनट में अगर आपको एक सीन करना है तो आप अपनी उन सारी फैकल्टीज़ को यूज़ कर उस 6 मिनट के सीन को भी क्लोज टू व्हाट अ थिएटर परफॉर्मेंस इज़ गोइंग टू बी फॉर एन एक्टर, उस तरह का एक्सपीरियंस आप क्रिएट कर सकते हैं. सर आप थोड़ा और एक्सप्लेन करिए अपने थिएटर एक्सपीरियंसेस के बारे में, यार प्लेस दैट यू हैव डन. सो आई टेल यू ऑनेस्टली, माय फर्स्ट लव वाज एंड इज़ थिएटर. तो मेरा शुरुआती भी जो एक्टिंग का सफ़र रहा वो, सो आई डिड माई इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम रामजस कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. एंड उससे पहले मेरा थिएटर का कुछ नहीं था. आई वॉज एन आर्ट स्टूडेंट एंड आई यूज्ड टू रीड अ लॉट, बट परफॉर्मेंस या थिएटर परफॉर्मेंस इस तरह का मेरा कभी कुछ रहा नहीं. And it just so happened कि when I was in first year of my college, one of my seniors, she told me कि you should try the drama society. And then I went there and that's how my theatre journey began. And it's been the most liberating experience यार of my educational life. मतलब मैंने अपने educational life में किताबों से उतना नहीं सीखा है जितना मैंने जब मैंने थिएटर करना कॉलेज में शुरू किया तब सीखा. ज़िंदगी के बारे में लोगों के बारे में, इमोशंस के बारे में, Also, I was a single child and both my parents were working. So there was a lot of time that I had on my own. And, a lot of things you miss when you're shy. But theatre kind of gave me that experience of experiencing life in a very different way that I wouldn't have experienced it otherwise. और आगे चल के भी मुझे ऐसा लगता है कि it helped me become a better person. And better person से I don't necessarily mean just an evolved human being is what I'm trying to say. Is how theatre has helped me. और उसके बाद फिर मैं FTI चला गया था, तो फिर मैं बॉम्बे आया, तो फिर वो काम ढूंढने की जो जद्दोजहद रहती है वो रही, तो थिएटर का मौका कम था. बट फिर आई वॉज लकी इनफ, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे नसीर साहब के साथ काम करने का मौका मिला, तो मैं मॉटले में अब काम करता हूँ. और मॉटले में जब मैंने काम करना शुरू किया तो मेरा एकमात्र जो उद्देश्य था वो ये था कि मैं सीखना चाहता था. मतलब कुछ टाइम बॉम्बे में बिताने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं एक्टिंग बिल्कुल भूल गया हूँ. मेरे को एक्टिंग का कुछ समझ नहीं है, क्योंकि मैं बॉम्बे आया और एक ही तरह के कैरेक्टर्स में मुझे रोल मिलने लगे, मैं उसी तरह का काम करने लगा, टाइप कास्ट हो गया एक तरीके से. एंड मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग सीखनी है और बेटर होना है. And that's when I started working with Naseer साहब, and the whole idea was to keep learning here. And which is why I say so. जब से मैंने नसीर साहब के साथ काम करना शुरू किया, मैं वहाँ जाकर जो सीखता हूँ वो जो है, जब मैं अपने कैमरा पर आता हूँ काम करने के लिए, तो काफ़ी चीज़ें मेरे लिए और आसान हो जाती हैं. एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाता है, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव है टू अप्रोच थिंग्स, टू अप्रोच द स्क्रिप्ट, टू अप्रोच द कैरेक्टर,
to approach my skill as an actor. So I think, I mean, that's how theatre has been beneficial to me, and it still is. It still is. So even I feel the same in few. You know, obviously I'm not that. You know, I'm just a 20-year-old kid right now, and so whatever experience. Thank you for making me feel old, man. But the energy that you have is like very much similar to, you know, the energy of ours. It's beautiful that you say that, bhai, because Abhishek, you know, जब हम लोग so अभिषेक से मैं पहली बार मिला था ट्रूथ के टाइम पे, फादर के टाइम पे. तो फादर जब हम लोग कर रहे थे, देयर वाज दिस bunch of 3-4 kids, 5 kids. अभिषेक was there, आदित्य was there, और भी राजन was there. तो मैं इन लोगों को देखता था और मुझे लगता था कि यार मतलब I could see myself in these guys there when I started doing theatre, the enthusiasm that you had. So I think that's the beauty of that place, that it's a very it's a very democratic place है. जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो सब एकजुट होकर एक साथ होकर ही काम करते हैं. और उसका जो कम्युनिटी फीलिंग है ना, दैट्स रियली अमेजिंग यार. दैट्स रियली अमेजिंग. ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. सर अब जैसे आई वाज सेइंग कि मेरा खुद का बहुत सो एक्सपीरियंस है नहीं, वट एवर, बट आई फील मोर देन बुक्स, मोर देन यू नो एकेडमिक, ड्यू टू माई एक्सपीरियंसेस एंड ड्यू टू माई क्यूरियोसिटी, हैव यू नो लर्न सो मैनी थिंग्स. कि हाँ, अपनी गलतियों से पहले तो आप सीखते हो सबसे ज़्यादा कि हाँ यहाँ पे मेरे को चीज़ों को सुधारना है. एंड यू लर्न मोर एंड मोर थिंग्स, यू एक्सप्लोर योर ओन इमोशंस. ओह, I reacted in this way. I didn't know that would come out that way. So if I am, if I am thinking that if I see this thing happening, nothing will happen to me. Now all of a sudden you are getting, I know, a lot of different emotions coming in your head, and you are like, oh, this was something new, and then you keep learning. And I feel that has, you know, that keeps happening, you know, more frequently once you start being curious about everything. So मेरे को चुल है सर, हर चीज़ में मैं ऐसे उंगली करता हूँ, क्या है ये, क्या है, बताओ मेरे को, जानना है. एंड देन दैट आई थिंक दैट हैज़ हेल्प्ड मी एज वेल अ लॉट. सो इवन आई विल 100% एग्री विथ योर पॉइंट. और जो आप कह रहे हो ना यार प्रणव, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम थिएटर करना शुरू करते हैं तो या किसी भी तरह के परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाते हैं, जब शुरुआत होती है तो शुरुआत का जो समय होता है वो तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ ही रिएक्ट कर रहे होते हैं. यू नो, वो बाल्टी को खाली होने में बहुत टाइम लगता है. यू नो, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जो आप एंटर करते भी हो, बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, कुछ रेफरेंसेस हैं हमारे, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, और उनके बेसिस पे हम कुछ एक आइडियाज़ अपने दिमाग में बना लेते हैं. तो जब मैंने भी जब कॉलेज में थिएटर शुरू किया तो जो जिन चीज़ों को लोग अनकम्फर्टेबल मानते हैं जब वो परफॉर्म करना शुरू करते हैं शुरू में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अनकम्फर्टेबल इसलिए होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं हमारे दिमाग में. और अगर आप उस चीज़ को करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके वो जो दिमाग में, जहन में जो वो ख्यालात हैं वो खाली होने शुरू होते हैं. वो जब बाल्टी खाली होती है उसके बाद नई चीज़ें आनी शुरू होती हैं. तो आई थिंक वो जो आप कह रहे हो ना कि जब मैं आया था तो एक चीज़ों को एक तरीके से देखता था, तो वो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सो ब्यूटिफुल. विच एक्चुअली, आई मीन, इफ़ आई वुड हैव स्ट्रेट अवे कम टू बॉम्बे एंड वुड हैव स्टार्टेड, यू नो, डूइंग स्टफ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, I wouldn't have experienced that. And it's just my opinion. हो सकता है लोगों का अलग ओपिनियन भी रहा हो, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे हैं. जब आप टेलीविज़न में काम करते हैं तो इट इज़ वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड कि भाई शाम तक शो डिलीवर होना है, तो वहाँ पर इतना टाइम नहीं है. तो वहाँ पर आपके जहन में जो चीज़ पहले आती है उसको बढ़ाकर समाप्त कर दिया जाता है. You know, whereas if you're working on a stage or if you're working in a different kind of a film, तो उसको एक्सप्लोर किया जाता है, क्योंकि पहला रिएक्शन तो हमारा वही होता है जो हमारे ऑब्वियस रिएक्शंस होंगे, मगर उनके अंदर डेल्व करने के लिए आपको थोड़ा समय देना ज़रूरी है. तो आई थिंक वो समय जो है वो आपको थिएटर देता है, और वहाँ से आपको वो चीज़ समझ में आती है कि ये मेरा पहला रिएक्शन है, बट इसके अलावा भी इसमें और कुछ है. तो वो जो समझ है ना, वो आई थिंक स्टेज से ही आ पाती है या पढ़ने से ही आ पाती है. सो सर, सो ना, ये तो आपने बता दिया कि हाँ थिएटर्स में कैसे एंट्री हुई. सो फिल्म्स में, लाइक, हाउ डिड यू गेट इनटू गैंग्स ऑफ वासेपुर? यार, तो फिल्म्स का ऐसा था कि मैंने अपना
आई डिड माई इंग्लिश ऑनर्स, देन आई डिड माई प्रिंट जर्नलिज्म फ्रॉम दिल्ली, और मैं दिल्ली में 2001 के आसपास कुछ प्राइवेट रेडियो शुरू हो गया था। तो उस टाइम पे मैंने आई जॉइंड इन रेड एफ एम एज एन आरजे, आई वाज सिलेक्टेड एज एन आरजे, और मैं 2001 से करीब 2005 तक मैं दिल्ली में दोपहर का शो आता था, टोटल टाइम पास करके 2 से 5। Okay. सो आई यूज्ड टू होस्ट दैट शो, बट आई वाज डूइंग थिएटर एट दैट टाइम ऑल्सो, और देन आई अप्लाइड फॉर FTII. It took me a lot of time to tell myself that I professionally want to become an actor. Okay. You know, मतलब मुझे अच्छा बहुत लगता था कॉलेज से ही, और बहुत सेटिस्फैक्शन, बहुत लिबरेटिंग फील होता था, बट कभी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई अपने आप से ही कह पाने की कि मैं प्रोफेशनली एक एक्टर बनना चाहता हूँ। तो जब मैं 3 साल रेडियो करता रहा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब मैं आ गया हूँ, पैसा भी अच्छा है, लोग नाम से भी जानते हैं, यू नो, quote unquote you're an RJ and all Yeah. that, but I was not getting any kind of a satisfaction out of it, and I also wanted to live a good life. You Yeah. know, for my reference, I wanted to, you know, you want to make money, you want to live a good life, और कहीं यहाँ पे आपको लगा कि भाई बॉम्बे जाना ही एक ऑप्शन है जहाँ पे आप एक्टिंग भी कर पाएंगे, थोड़ा पैसा भी कमा पाएंगे, अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो मैंने FTI के लिए अप्लाई किया था, फिर FTI का पेपर क्लियर हो गया। उससे पहले मैं ऑलरेडी नौकरी छोड़ के चला गया था बॉम्बे। आरजे वाली आरजे की नौकरी मैंने छोड़ दी थी। मैंने FTI का पेपर दिया और बहुत टाइम तक कोई रिजल्ट नहीं आया। आपका व्हाट वाज योर एज एट दैट? 25. This is in 2005. I was 25 in 2005 and that's when I applied for FTI. And उस साल जो है FTI के रिजल्ट्स काफ़ी डिले हो गए थे। ओके. तो मैंने कभी बॉदर नहीं किया चेक करने के लिए कि रिज़ल्ट आया है कि नहीं आया। मुझे लगा कॉल नहीं आया तो मे बी नहीं हुआ होगा, बट आई हैड डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू परस्यू एक्टिंग फुल टाइम। तो मैंने रेडियो की नौकरी छोड़ दी और मैं बॉम्बे आ गया था। एक फ़िल्म बन रही थी, राम गोपाल वर्मा प्रोड्यूस कर रहे थे, दरवाज़ा बंद रखो, जो कि चक्री जिन्होंने सत्या का रोल प्ले किया था वो डायरेक्ट कर रहे थे। ओके. तो उस सेट पे समाओ किसी की जान पहचान से मैं पहुंच गया एंड आई वाज शूटिंग द मेकिंग ऑफ दैट, लाइक अ बिहाइंड द सीन्स सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो मुझे कुछ 150 रुपया मिलता था उसके लिए एक दिन का, वो मैं कर रहा था। और उस टाइम में मुझे साइमल्टेनियसली पता चला कि इंटरव्यू मेरा रिटर्न क्लियर हो गया है, इंटरव्यू का कॉल आ गया है। दैट्स हाउ आई लैंडेड इन FTI। उससे ज़्यादा मैंने कभी सोचा नहीं भाई। मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं जब बॉम्बे जाऊंगा तो क्या होगा, या बॉम्बे में किस तरह की से चीज़ें होती हैं, या क्या मैं बॉम्बे के लिए तैयार हूँ। तो मैं FTI चला गया। FTI में मैंने 2 साल बिताए। उसके बाद सब जब FTI से निकल के बॉम्बे आ रहे थे तो मैं बॉम्बे आ गया। बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई हैड नो क्लैरिटी इन माई हेड एज टू, सो आई थॉट कि एक वो मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग होती है ना यार, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप अपना काम करो, अच्छी तरह से करो और ऑनेस्टली करो और काम से काम निकल कर आएगा। तो मेरे दिमाग में सिर्फ उतना ही था कि अब बॉम्बे जा रहे हैं, जो भी काम मिलेगा आई विल डू दैट वर्क, और उस काम से ही यू नो आई विल कीप मूविंग फॉरवर्ड इन माई लाइफ। तो मेरे दिमाग में ऐसा कोई परसेप्शन नहीं था कि मैं फिल्म करना चाहता हूँ या TV नहीं करना चाहता हूँ या एड्स नहीं करना चाहता हूँ। आई केम टू बॉम्बे थिंकिंग आई विल डू एवरीथिंग। एंड देन उसी सब में फर्स्ट ऑफ ऑल पाउडर हैपेंड, विच वाज अ शो ऑन YRF, विच वाज माय फर्स्ट बिग वर्क सो टू स्पीक। और फिर वो ऑडिशंस और ये सब चलते रहते थे, और उसी में फिर मुकेश के यहाँ से कॉल आया मुझे। उन्होंने गैंग्स ऑफ वासीपुर के ऑडिशन के लिए बुलाया। तो उसका ऑडिशन दिया मैंने। तो जब ऑडिशन मैंने दिया था तो पहले पार्ट में एक कैरेक्टर है मोहसिन खान। हाँ. उसका एक सीन है जिसमें वो लड़की उठाता है, यू नो, जीप में आते हैं 2-3 लड़कियों को उठा लेते हैं, और उसके बाद फिर वो उनकी पिटाई होती है, वो जिसका मीम मतलब इट्स लाइक कुछ ना कुछ नया उसमें मसाला डाल के वो अभी खोलेंगे सर, अभी भी मिल जाएगा। हाँ, वो हमेशा मिलता रहता है। तो दैट शॉट जिसमें मनोज सर जो है मेरे को धो रहे हैं, दैट इज़ माई फर्स्ट शॉट इन लाइफ है ऑन फिल्म, लाइक प्रोफेशनली। तो मेरी ज़िंदगी का पहला शॉट है वो, और वो मतलब बार बार मुझे याद दिलाते रहते हैं कि ये तुम्हारा पहला शॉट है इंटरनेट पे वो। तो दैट्स हाउ दैट हैपेंड है। तो दैट ऑडिशन वाज ओनली फॉर दैट पार्ट। पर फिर जब अनुराग ने मेरा ऑडिशन देखा तो उनको मेरा काम अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि सेकंड पार्ट में एक कैरेक्टर और है, इखलाक खान। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों को बाप बेटा बना देते हैं। सो उन्होंने कहा कि ये इखलाक खान भी तू कर ले, ये बेटा बन जाएगा, ये दोनों बाप बेटा हैं। उन्होंने बात भी की है किसी इंटरव्यू में तो इस बारे में। अच्छा, मुझे पता नहीं, बट ये हुआ है। मतलब इनफैक्ट जो चश्मा मैंने लगाया हुआ है
वो चश्मा भी उन्होंने ऐसे ही दिया। तो जब हम तो मोहसिन का तो पहला मतलब मेरी ज़िंदगी का और मोहसिन खान का जो शॉट था, दैट वाज अ शॉट जब वो दरवाज़ा पीट रहे हैं, खुलता नहीं है, फिर वो बाहर खोलते हैं और वो अंदर जाते हैं, कहाँ चल रहा है, दारू चल रहा है और ये सब, उसके बाद धोते हैं, वो सब होता है, औजार काटो और वो सब। तो वो पहला सीन था मेरा एज गौरव शर्मा एक्टर और मोहसिन खान एज द कैरेक्टर। ओके। उसके अलावा फिर जब इखलाक खान का जो पहला सीन हुआ वो हुआ जब नवाज़ भाई, हुमा, ये सब लोग बैठे हैं और ये आके समझाता है कि किस तरह से लोहे का कारोबार होता है, बेचा जाता है, वो सब। तो वो सीन शुरू होने से पहले अनुराग मुझे ऐसे देख रहे थे और उन्होंने कहा ये चश्मा लगा ले। उनका जो चश्मा है वो बेसिकली जो मैंने इखलाक खान में जो चश्मा पहना है वो उन्हीं का चश्मा है। ओके। और वैसे शॉर्ट से पहले उन्होंने कहा ये चश्मा लगा ले। तो इखलाक एंड गैंग्स फॉर मी वाज लाइक इट वाज अ ड्रीम दैट वाज अनफोल्डिंग एवरी सेकंड यार, कि डूड चल क्या रहा है यार, यू नो व्हाट इज हैपनिंग, यू आई वाज सो ओवरवेल्म्ड मैन। एंड Anurag gave me a lot of love for that shoot, bhai. You know, I mean, it was just too overwhelming. It was so overwhelming कि I think I just completely lost the track of what is going on. You know, I just went on a high कि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ही होता है क्या यार, आप बॉम्बे आते हो और ऐसे एक दिन अनुराग कश्यप आपको बोल देते हैं कि तू ये भी कर ले, तू वो भी कर ले मेरा चश्मा लगा ले। एंड यू नो देयर वाज अ सर्टेन सेंस ऑफ, एकदम मन जो है वो कृतार्थ सा हो जाता है कि शायद, you know, the journey has begun. But clearly it didn't begin the way it was supposed to. But it was a beautiful experience. He gave a lot of love to me, to that character. And it's just a very it's a very romantic phase of my life as an actor, you know. I mean, it's just a very, I really romanticize that part. उसके बाद फिर मुझे समझ में आया कि you know, आपको और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, you know, और then I think the journey really began after that for me, you know. Then I realized कि there are things that you need to understand, that it is an industry, that you're a product, you need to present yourself, and talent is important, but in a certain way it's slightly overrated also, because बहुत लोग talented हैं भाई. I mean, there are many people who are so talented here. But then how do you channelize your talent, and how do you reach out to the right people who appreciate your talent, and how do you continue being talented? You know, all that is a journey that I kind of started on once I did Gangs of Wasseypur. So, sir, do you believe in the idea of being at the right place at the right time? Yeah, I do. Even I feel that. I do. Also, yeah, the thing is, I'll tell you, before I came to Bombay, before I became a part of this industry, मतलब मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं मानता था, अभी भी मेरा बहुत ज़्यादा उसमें विश्वास नहीं है कि लक हो गया ये सब चीज़ें, बट आई थिंक कुछ तो है यार, कुछ तो एक चीज़ है, बिकॉज देयर आर दीज परमिटेशन कॉम्बिनेशंस दैट नीड टू कम टुगेदर all at once, and those things are not entirely in your hand. तो कुछ तो एक है to be in the right place at the right time, but you need to be always. So I realized that right place and right time. So Gangs of Wasseypur, no, I'm good, thank you. Gangs of Wasseypur for me was, I was at the right place at the right time, but I was not prepared for it, bhai. I was not prepared for it. I was not prepared for it in terms of my mental state of being, you know. I might have been prepared for it as an actor, but I was not prepared for it in my head, because I knew nothing about the industry. I never bothered to figure anything out. मन किया तो बस डिसाइड कर लिया, FTI का एडमिशन हो गया, FTI चले गए, फिर बॉम्बे आना था, बॉम्बे आ गए. तो I was at the right place at the right time, but then I was not prepared for that moment. Yeah, I was not entirely prepared for that moment. तो उसके बाद वही है, आपको हमेशा तैयार रहना बहुत ज़रूरी है एज एन एक्टर. So when did you realize कि हाँ, now I'm prepared, now anything that is coming towards me, I can use that opportunity very well? यार I feel I started really preparing myself. या मेरा माइंडसेट बहुत बदला, वो बदला कोविड के बाद. Okay. ड्यूरिंग कोविड, एंड इट्स नॉट लाइक आई वाज लीडिंग अ बैड लाइफ और मेरी ज़िंदगी कोई मुश्किल थी. मैं I've been working continuously, I mean, since the time I've come to Bombay.
it's not been great, but it's not been bad either, you know. कुछ ना कुछ काम मेरा हमेशा चलता ही रहा. But I also realized that, you know, ऐसा कब तक चलता रहेगा, क्योंकि you want to make a mark for yourself here. You don't want to get lost in the crowd. And you also know in your heart that you can do much better. तो वो कहीं कोविड के टाइम पे वो शुरू हुआ, और उसके बाद कोविड के इमीडिएटली बाद मैंने एक शो किया, क्रैश कोर्स. Yeah. So I think for me as an actor, I have started on a different journey from Crash Course. Amazon Mini TV. नहीं, मिनी पे नहीं था, मेन पे था. So अच्छा. Crash Course के बाद से I think I've started on a different journey as an actor. Crash Course हुआ, उसके बाद there was जाकिर के साथ तो मैं कर ही रहा हूँ, चाचा विधायक हैं, उसका भी अभी एक और सीज़न हुआ. बट क्रैश कोर्स के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे काम के प्रति मेरी अप्रोच काफ़ी बदल गई. मॉटले का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें, क्योंकि मैंने मॉटले में जब काम करना शुरू किया तो नसीर साहब के साथ, तो एक तरह से काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली, कुछ नए टूल्स मिले टू इम्प्लीमेंट व्हेन यू गेट ऑन टू डू योर वर्क. तो मेरा माइंडसेट आई थिंक कहीं क्रैश कोर्स से कहीं चेंज हुआ. माई अप्रोच टुवर्ड्स माई वर्क, टुवर्ड्स माई सेल्फ एज एन एक्टर. जी. So, what has been your best experience in the film industry till now? Best experience? Yeah. In what sense? Acting sense में काम, like in the context of work, basically. It's all been a great experience, sir. I mean, the best experience, I mean, I would say the best is probably yet to happen. Okay. But everything that has happened till now has been really good. Yeah. So there's something new coming up. There are a lot of things lined up. Okay. I mean, अभी इस साल तो मेरे कुछ टचवुड कुछ 5 शोज हैं, 2 तो ऑलरेडी आ चुके हैं. All web shows. 5 वेब शोज हैं. There's a film that I did, so that film is also going to come out. So there's a big lineup, and in all these shows I'm playing primary parts, important parts, and in all these shows I'm pretty happy with my work here. लुटेरे हैज़ बीन अ वेरी हाई पॉइंट है, बिकॉज लुटेरे में जिस तरह का मेरा काम है उस तरह से ना तो किसी ने मुझे कभी परसीव किया, एंड टू बी ऑनेस्ट ना मैंने अपने आप को कभी उस तरह से परसीव किया. तो इट्स लाइक आई एम इन लुटेरे, आई एम डूइंग व्हाट आई वुड प्रॉब्ली. लग रहा है आप मज़ा ले रहे हो सर. हाँ यार, विक्रांत का. बट आई वही मैं कह रहा हूँ ना कि उस तरह से मुझे कभी परसीव भी नहीं किया गया है यार, यू नो. जैसे जय गेव मी दैट लिबर्टी टू प्ले दैट कैरेक्टर लाइक दैट, ओके, यू नो. एंड आई ऑल्सो थॉट, पर वो स्क्रिप्ट से ही निकल कर आया है, उसका जो सुर है ना वो स्क्रिप्ट से ही निकल कर आया है. और जय ने उस तरह के कैरेक्टर के लिए मुझे कास्ट किया, तो मेरे लिए वो बहुत अपने आप में, क्योंकि जब आप स्टेज करते हैं तो स्टेज में तो आपको कई तरह के किरदार करने का मौका मिलता है, बट ज़्यादातर जब आप कैमरा पर जाते हैं तो यू नो इट्स अ वेरी परसेप्शन बेस्ड इंडस्ट्री. तो मैं आपके साथ बैठ के एज गौरव क्या बात कर रहा हूँ और किस तरह की वाइब दे रहा हूँ, ज़्यादातर मेरी कास्टिंग उसी के बेसिस पे होगी. You know, and in that sense, Lutere is like diametrically opposite to what I am in real life. You know, I'm not like that at all. I'm not like that at all. So, Lutere, Bilal has been like, I'd say, one of the most fun experiences. और बेस्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो यार इनसाइड एज सीजन 1 में एक ही सीन है मेरा, मोजेस अलेक्जेंडर का, जिसमें he comes to this old cricketers meeting and then he's drunk and you know current coach को गालियाँ निकालता है. तो वो मेरा एक ही सीन है, but I really love that scene है. वो मुझे उसमें मेरा काम बहुत अच्छा लगता है. कई बार क्या होता है कि एक एक सीन में ना काम अच्छा करना आसान भी हो जाता है क्योंकि आपके पास यू नो कि हाँ वो उतना ही मेरे को उस पे ही पूरा फोकस करना है. और आपके पास क्या है कि आगे पीछे का कोई सॉरी एक सेकंड, ऑल्सो क्या होता है कि आपके पास आगे पीछे का कोई बैगेज नहीं होता. तो उस सीन को करने में मुझे बहुत मज़ा आया था. ऑल्सो यार वो सीन वैसा है कि वो दारू पी के गालियाँ दे रहा है, हड़का रहा है. तो दो सीन्स आर वेरी ट्रिकी यार, यू नो, इन अ सेंस कि वो या तो दे लैंड और दे गो कम्प्लीटली ऑफ. सो दैट सीन इन फर्स्ट पार्ट ऑफ इनसाइड एज ऑफ मोजेस अलेक्जेंडर आई रियली लाइक इट. दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स. एंड बिलाल बाय फार हैज़ बीन वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स. यू नो सर, जैसे लुटेरे हो गया, लुटेरे का मेरे को बेस्ट पार्ट लगता है उसका थीम म्यूजिक फॉर श्योर. एंड सेम इज विद स्कैम राइट. सो लाइक वो साउंड डिज़ाइनर की बात करते हैं हंसल सर. सो
there's this guy called Shamdish Bhatia, संदीश Unfil- पाटिल जी जी Unfiltered by Samdish. उनके साथ उन्होंने उनका हंसल सर का इंटरव्यू लिया एंड ही टॉक्ड अबाउट हिज साउंड डिजाइनर साउंड इंजीनियर whoever it. So अचिंत no, Achint was the music composer है. so he composed the same this one also. Achint's done the music for the Lutere Okay, as well. Yeah. okay. So he talks about sound designing a lot of a film and वो दिखता भी है इनके like web shows में या films में जो भी बोल रहे हैं and I have felt क्योंकि हमारे so I'm also studying media so हमने एक 3-4 मिनट का एक छोटा सा फिल्म बनाया in our own college as well itself so उसमें आई रियलाइज्ड कि एक चीज़ तो मेरे को रियलाइज हुई लोग खुश क्यों होते हैं पैकअप बोलने पे ठीक और उसके बाद मेरे को ऐसा समझ आया कि हाँ एडिटिंग टेबल पे मेन मैजिक होता है हाउ साउंड इज़ एडेड हाउ लाइक पूरा फॉली बोल रहा है एम्बियंस का पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है द वे इट हैज़ बीन शॉट एंड द वे इट हैज़ बीन शोन प्रेजेंटेड इट्स वेरी डिफरेंट एंड आई थिंक हंसल सर जो ये सारी चीज़ टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात करते हैं आई थिंक इज़ फोकस्ड ऑन दीज थिंग्स अ लॉट वो पूरा उनके दिखता है उनके एग्जीक्यूशन में एंड वो सर मैं 2-3 लोग स्किप करते हैं इंट्रो मैं 2-3 बार सुनता हूँ एंड दैट हेल्प्स यार ऑल्सो द थिंग इज़ व्हेन यू स्पेंड सो मच टाइम जब हंसल सर का आप बॉडी ऑफ वर्क देखिए कितने समय से वो काम कर रहे हैं तो आपको क्या है कि और एज अ डायरेक्टर यार यू नो लाइक प्रोवर्बियली जैसे कहते हैं कि यू नो ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट यार बिकॉज ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग एंड एट द एंड ऑफ द डे सारा दारोमदार जो है वो उन्हीं पर आ जाता है तो एज अ डायरेक्टर आई थिंक ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट एंड ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ अ स्टोरी वो बिल्कुल बैंग ऑन बैठना बहुत ज़रूरी है फॉर एन एंटायर स्टोरी टू बी communicated in the way that a director wants to tell that story. तो आई थिंक मतलब उनका एक्सपीरियंस और उनकी एक्सपर्टीज़ यहीं से आती है कि वो इतने समय से कर रहे हैं और उनको जब आप इतने टाइम अप्स एंड डाउन्स देखते हैं आप देखते हैं कि व्हाट इज़ वर्कड व्हाट हैजंट वर्कड देन यू बिकम acutely aware of what is required for your story. You know, और for Lutere also I think the music is almost like you know जैसे जो चिराग एक एक्टर हैं जो कि गुप्ता का रोल कर रहे हैं सो हम लोग जब स्क्रीनिंग में थे तो जब ये एपिसोड्स ख़त्म हुए तो चिराग ने बोला कि यार ये जो म्यूज़िक है ये तो इट्स लाइक वन मोर कैरेक्टर इन द स्टोरी and which is so true यार क्योंकि मतलब it has really added another character to the whole story. You know this whole feeling of that you are in an African country and there's this thing is happening that the music really boosts that up. और I think a lot of credit to Jay as well for that यार क्योंकि वो जय का vision है which is executing you know that kind of a performance from a musician as well, you know, if I can say that. और जय और अचिंत आई थिंक ये लोग साथ में पढ़ते थे सो दे बीन फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल एंड जय हैड अ बिग कंट्रीब्यूशन इन द म्यूजिक ऑफ स्कैम आल्सो ओके आई थिंक जय ब्रिंग्स दिस यू नो दिस रियली यूथफुल एक्सूबरेंस टू लुटेरे यू नो जहाँ पर उसका ईच एंड एवरी एक एलिमेंट जो है वो आपके एक यंग सेल्फ को अट्रैक्ट करता है यू नो मतलब कुछ है उसमें उस म्यूज़िक में उस जिस तरह से जाल ने शूट किया है it's very मतलब एक है वो खींचता है अपनी तरफ you know pulls you in right from the location and then the music the these pirates who are there so I think you know Jay has I mean it's entirely to Jay that I'd like to credit it to मतलब मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने ये शो देखा है and I'm saying the director's done a great job. You know, and I feel if you can say that for any story or any web show or a film that the director's done a great job, then I think everyone in that crew has done a great job. You know, आप कई बार होता है कि आप देखते हो आप बोलते हो यार एक्टर ने बहुत अच्छा किया है कैमरा बहुत अच्छा है you know sound design बहुत अच्छा है but if you're saying the director's done a great job then everyone's you know outperformed themselves. You know, because at the end of the day, it's the director who's running that train, bhai. You know, and if he's doing his job nicely, then each and every component, whether it is the actor,
the camera, the sound, the edit, everything is, every Who's component is director going is to the focal point of yeah, everything. Yeah. it's he's the one who's running the show. And I think with Lutere, I mean, I see it and I feel that Jay, the director, has done a great job. You know, that's what I feel. But now you know अब weekly एक episode आता है, so you feel अरे. हाँ यार, वो But मुझे one good thing is that आप रात भर जगते नहीं हो उस वजह से. नहीं यार, आई डोंट माइंड. मैं तो इतना टाइम उसको शूट किया यार. आई वाज वेटिंग टू वॉच द होल थिंग एंड आई वाज प्रीटी डिसअपॉइंटेड, बट आई मीन देन दीस गाइज दे नो बेटर यार. आई एम श्योर व्हाटएवर दे आर I डूइंग, think conversation में लंबे समय तक रहती है कोई भी सीरीज. मुझे भी ऐसा लगा कि एक क्या होता है कि आके बिंज वॉच पे निकल जाती. हाँ. बट अभी क्या है कि जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ उनके अंदर एक एंटिसिपेशन है. ज़्यादातर जैसे मेरे जान पहचान के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब सारे एपिसोड्स आ जाएंगे तब देखेंगे. तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, वो भी एक अच्छी चीज़ है. आई थिंक पर्सनली मेरे को क्या लगता है ना कि मेरे को अगर कोई फिल्म या कोई सीरीज़ बहुत पसंद है ना, तो इट टेक्स मी अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रोसेस इट. सो वंस आई वॉच इट, जैसे मैंने ओपेनहाइमर देखी ना, मैं 2 दिन तक चुप, मैं किसी को कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ कि मेरे को कैसी लगी. एंड वंस आई हैव प्रोसेस्ड, ब्रो व्हाट वाज दैट. ओके, एंड मैं सबको जाके बोल रहा भाई देखना ऑस्कर जीतेगी, ऑस्कर जीतेगी. एंड पीपल आर लाइक इतनी भी अच्छी नहीं थी. आई एम लाइक देख लो 7 ऑस्कर्स मिल गए. सो इट टेक्स मी यू नो अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट इट कि हाँ यहाँ पे कैसी चीज़ें हुई, बिकॉज आई डिवाइड ऑल दोज एपिसोड्स, ऑल दोज सीन्स यू नो इन डिफरेंट पार्ट्स एंड ट्राई टू एनालाइज हाउ इट हैपेंड, हाउ इट टुक प्लेस. सो आई थिंक पर्सनली मेरे को हेल्प करता है समझने में, मेरे को पूरा टाइम मिल जाता है टू प्रोसेस इट वेरी वेल, सो दैट हाँ नाउ आई एम वेरी मच रेडी फॉर द नेक्स्ट एपिसोड टू कम. अब ऐसे एक साथ पूरा हम लोग खा लेते हैं तो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है. समझ रहा हूँ आपकी बात. सो दैट इज़ समथिंग आई फील कि वो एक पॉजिटिव है इसमें. मुझे क्योंकि जब ये शो बन रहा था और जो मुझे इसको देख के जो महसूस हुआ, सो आई सेड इट समवेयर एल्स एज वेल कि यू नो आई वाज प्रीटी श्योर दैट इट्स गोइंग टू बी अ गुड शो. यू नो जब आप काम कर रहे होते हैं, मुझे इस बात का एक तरह से अंदाज़ा था. एंड आई फील considering the fact that it's a good show, it's not a bad decision to spread it out for that long, because you're somewhere confident of what you've made also. You know, अगर थोड़ा सा भी 19-20 होता तो 1-2 एपिसोड देखने के बाद लोग भूल जाते. बट क्योंकि वो 2 एपिसोड या 3 एपिसोड, अब तो 5 आ गए, यू नो दे क्रिएट एन इंटरेस्ट. सो यू हैव अ गुड प्रोडक्ट एट योर हैंड, यू नो विच यू कैन एक्सटेंड फॉर दैट लॉन्गर टाइम. और वही है कि आप आज की डेट में यार 8 घंटे का शो देखना भी किसी के लिए बड़ी बात नहीं है, यू नो. और ये 8 एपिसोड्स हैं तो इट्स नॉट इवन कंप्लीट 8 आवर्स, यू नो. 40 मिनट्स के एपिसोड्स, तो नॉट इवन एन एंटायर 8 आवर. एनीवन कैन सिट एंड वॉच इट इन वन गो. एंड यू आर वेरी राइट इन दैट सेंस कि आपको वो हज़म, मतलब आप खा लेते हो उस चीज़ को और आपकी भूख जो है दूसरी चीज़ के लिए बहुत जल्दी लग जाती है, तो वो आके बहुत जल्दी निकल जाता है. बट अभी क्या है कि उसका एक एंटिसिपेशन है, एंड एक बार आ जाएगा तो यू नो यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन ऑफ वॉचिंग इट ऑल ओवर अगेन. So I don't think it's a bad decision at the end of the day. I mean, even though I would like to watch it at one go, but I don't think it's a bad decision. It's a good decision. I think अगर execute करना है so सारे सब पे करें, सारे सीरीज पे. मतलब मैं समझा नहीं. मतलब अगर 10 सीरीज रिलीज हो रही है साल भर में हॉटस्टार पे, so they should do the same thing with every series. कि हाँ वीकली एपिसोड हम सबको डालें, so that एटलीस्ट वो एक हमारा माइंड बना रहे कि हाँ आपका ओरिएंटेशन उस तरह से हो जाए कि भाई हॉटस्टार है तो जैसे हम कपिल शर्मा के शो के लिए वेट करेंगे अगर 5 दिन, सो लाइक दैट. क्योंकि बाहर तो आई थिंक पहले से ही हो रहा है ये सब. पहले से नहीं, आई थिंक HBO में शुरू हुआ है अभी. HBO में पहले तो होता ही था, बट देन बीच में एवरीवन वाज रिलीजिंग इट ऑल टुगेदर. लाइक आई रिमेंबर गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह, मतलब यू नो इट यूज्ड टू ड्रॉप ऑन अ वीकली बेसिस समथिंग, बट देन दैट स्टॉप्ड एंड देन पीपल स्टार्टेड रिलीजिंग एवरीथिंग ऑन Netflix and everything together. And I think now it's again started. So I don't know. I mean, they might have a reason for it. कुछ तो है, हाँ, engage करने के लिए, ट्रैफिक के लिए. कुछ तो होगा उनका. It's all commercial, money. Yeah, I guess so. Everyone needs to know their business well. Yeah. So sir, you know, every time whoever comes to this show, no, I talk about their favorite films. कि what sort of films, you know, made them get, you know, interested in watching films or, you know, become a part of that. And after that, who are their favorite directors, and every time I'm talking about them. So last time I talked about a film with Devashish Makija. He mentioned Stanley Kubrick. Okay, so I want to know what your experience has been with, you know, starting to watch film
And what got you interested in, you know, all these things? यार सो माई फैमिली हैज़ नॉट बीन अ फिल्मी फैमिली एट ऑल. Okay. लाइक मेरा कुछ बचपन की ऐसी कहानियाँ नहीं है कि हम लोग फिल्म देखने जाते थे या कुछ होता था. सो I'm the only child, like I said. Both my parents were working and working really hard at that. That is why you got, you know, into reading a lot, right? Yeah, I mean, no, I don't know, yaar. I was a fairly decent student till about my 5th, 6th. Then when science became physics, chemistry, maths, Sanskrit came in, so I completely lost the plot. I feel you say. तो उस टाइम पे भी होता था कि मेरे 2 सब्जेक्ट्स होते थे जिनमें मेरे हमेशा 75 से ऊपर रहते थे, हाँ. which was Hindi and English and social science to a certain extent. But every other subject I was doing miserably here, you know. And till 10th, it was a very hard time for me. From about the 6th till the 10th, I was like going through a terrible phase. You know, because आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं होते ना, तो आपको बाकी चीज़ों में भी बुराई समझा जाता है. आप एक खराब, यू आर कंसिडर्ड टू बी अ बैड child, bad influence, and you automatically start gravitating towards things which are quote unquote not good, because the good people completely ostracize you. You know, the teachers tell you you're bad. जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं वो आपके साथ हैंग अराउंड नहीं करते, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, आप गलत चीज़ों की तरफ बढ़ जाते हो. बट इन ऑल ऑफ दैट ऑल्सो रीडिंग रिमेन्ड अ कॉन्स्टेंट. सो मेरे स्कूल में, आई स्टिल रिमेंबर, जयपुर में मैं पढ़ता था. आई वॉज इन भवंस. और हर बार ना वहाँ पर दे यूज्ड टू हैव दीज रशियन बुक फेयर्स, यू नो. और तो एंड दिस आई एम टॉकिंग 95 आई लेफ्ट दैट स्कूल, सो इट मस्ट बी बिफोर 95. तो साल में एक बार ना एक रशियन बुक फेयर लगता था हमारे स्कूल के प्रेमाइस में ही, और उसमें ये रशियन ऑथर्स की किताबें आती थी, फेरी टेल्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती थी. तो मैं ज़्यादातर वहाँ से कुछ ना कुछ उठा के घर ले आता था, एंड आई यूज्ड टू कीप रीडिंग दैट. तो मुझे पढ़ने की आदत वहाँ से थी. और 10th के बाद फिर मैंने आर्ट्स लिया, एंड देन यू नो आई डिड माई इंग्लिश एंड जर्नलिज्म एंड ऑल दैट. तो पढ़ने की आदत मुझे थी, मगर फिल्में देखने का हमारे घर में कभी कोई ऐसा सीन नहीं था. तो मेरा जो अर्लीस्ट फिल्मों का जो रेफरेंस है वो है जो भी डीडी वगैरह पे आती थी. Okay. तो आई रिमेंबर क्लियरली वॉचिंग अ फिल्म सलीम लंगड़े पे मत रो, Okay. जो कि जिसमें पवन मल्होत्रा थे. दैट फिल्म एज अ चाइल्ड रियली अफेक्टेड मी यार, यू नो, बिकॉज कुछ तो था उस फिल्म में यार. वो मैं देखता रहता, और मैं घर पे अकेला होता था, तो दोपहर को जैसे लगा दिया तो देख रहे हैं ना. आई वाज रियली यंग एंड दैट फिल्म रियली अफेक्टेड मी, लाइक रियली टच्ड मी. फिर जाने भी तो यारों, वो भी आती थी उस टाइम पर. तो ये फिल्म्स हो गई. देन जब थोड़े बड़े हुए तो स्टार मूवीज़ पे ना उस टाइम पर प्लाटून बहुत आया करती थी. सो प्लाटून विद चार्ली शीन, इट वाज अ फिल्म बेस्ड ऑन वियतनाम वॉर, है ना. तो प्लाटून आई यूज्ड टू वॉच. सो आई मीन दीज काइंड ऑफ फिल्म्स दैट हैड काइंड ऑफ अ इमोशनल टर्मोइल दैट ऑलवेज अपील्ड टू मी अ लॉट, एंड आई रियली लव्ड वॉचिंग दीज फिल्म्स. तो मुझे इस तरह की फिल्में बहुत अच्छी लगी. फिर ऑब्वियसली जब आप बड़े होने लगे, व्हेन आई वेंट टू द इंस्टीट्यूट, यू नो, आई गॉट, यू नो, आई वाज एक्सपोज्ड टू सो मेनी अदर फिल्म मेकर्स एंड फिल्म्स एंड all of that. So it's been a mixed bag of everything here, you know. It's been a mixed bag of everything. I love Apocalypse Now, you know, those kind of films are, you know, those are the films that talk about human tragedy, or the inherent flaw in human nature, you know. वो films मुझे बहुत affect करते हैं, मुझे बहुत पसंद है वो films, you know. That is why you did Karma Calling. Karma Calling, yeah, I did because it was a great opportunity, and I primarily agreed to do it because of the director Ruchi Narayan. क्योंकि उन्होंने, उसके लिए भी मैंने ऑडिशन दिया, उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उनसे मिला, और she was very very nice, and she was very keen that I should do it. In fact, I was not interested, very much keen on doing the show, because you know, I had a son who was 25 years old, I had a daughter which was 18 years old, which I don't have a problem with. But what happens is, a lot of times people call me for an audition because of my whole this salt and pepper thing, and then when the directors, they see my audition, उनको लगता है कि आई एम नॉट दैट ओल्ड टू, यू नो, जितना कि कभी कभी लोग परसीव कर लेते हैं. तो कई बार वो चीज़ें वर्क नहीं हो पाती. बट वो ऑडिशन हो गया, मुझे पंचमी के यहाँ से कॉल आया था, तो मैं गया, और उसके बाद फिर रुचि ने मुझे मिलने के लिए बुलाया, एंड
the primary reason to agree to do that show was because of रुचि यार. मुझे उनका काम करने का तरीका वो as a person, I mean she was someone that I would have loved to collaborate with, and it was a primary Season part. 2 will come, no? Sorry. Season 2. Yeah, it should. It should. Because बीच क्लिफ हैंगर पे तो छोड़ दिया है. So it's a remake ना, तो हाँ, उसमें तो revenge कुछ का. हाँ रिवेंज का. और उसमें भी ये है कि यार the original show I think one season was about 21 episodes, Okay. and This is 7. yeah, so they've concised that, so it was a difficult thing for them to execute as well. So yeah, Karma Calling, but I had fun doing Karma Calling also. भाई वो मतलब it was my first place where I was placed in that kind of, and you know, playing Raveena Tandon's husband and being paired opposite her was like, Do you Why think not, Baba? कर्मा कॉलिंग ही आपका सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम था कर्मा कॉलिंग में? कह सकते हैं हाँ. Yeah. for How sure. is it working with Raveena ma'am? It was really nice, sir. It was really nice. Yeah. It was good fun. It was good fun. So okay, all these other actors were young actors, right? So ऐसा क्या उनमें like कुछ तो fascinating होगा. So एक particular point अगर आपको बोलना हो. कौन से young actors में? सारे मतलब age bracket I'm saying that Ahan. You're talking about the show, Yeah. the Karma Calling. Yeah. Yeah, yeah. So like multiple young actors are there. I'm forgetting everyone's name. So Ahan हो गया, कर्मा हो गई, you know, कैफे के जो दोनों लड़के थे वो सब हो गए. So कुछ क्या आपको सबसे ज़्यादा क्या एक पॉइंट कुछ होता है ना जो बहुत आपको इंट्रीग कर देता है कि यार दिस इज वेरी नाइस. यार मुझे जो मेरे दो फेवरेट एक्टर्स हैं उस शो में से, एक तो है पीयूष, द गाय हु प्लेज जो who's the younger cafe owner. Okay. There's Dash. Dash. Yeah. So Piyush, and then Masi, the guy who was playing. Damn, these names are so bad. I'm with the guy who plays Ahan's friend who comes from Harvard. Oh, N से something है. Naveen. No, not Naveen. But his name is basically Masi. Okay. The actor's name is Masi. Yeah, these two boys were are my Full of- favorite from the show. Yeah. Okay. And that's because, you know, yeah, when I came here as an actor, I was so conscious of, you know, myself as a person. And, you know, also what happens is when you're put out there, suddenly, आप एकदम से आप पे इतने सारे जजमेंट्स हैं ना. आप कहीं काम के लिए जा रहे हो, आपको इतना जज किया जा रहा है, फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर भी खुद को लेकर इतने कॉम्प्लेक्सेस हैं, जजमेंट्स हैं. मैं अच्छा दिखता हूँ, नहीं दिखता हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, या क्या है, पेट निकल आया है. यार विद दीज टू बॉयज़, यू नो, they were so much at ease with themselves. You know, I mean, it was just beautiful to see it. And not that other people weren't. I mean, but the thing is with Varun, he's accomplished in his own sense. The guy who was playing my son, Ahan, Varun Sood. बाकी के जो लोग भी थे, नम्रता, you know, they are all accomplished people. And I'm not saying Masi and Piyush are not. But the thing is, they're fairly new in this thing. Yeah. And, you know, how light they are with their own self, with their own being, was something that was, I mean, it was an eye-opener for me यार. मैं तो बोलता भी उन दोनों के यार कि I wish I would have met you when I was younger. you know, I would have taken some traits from you. So those two boys were like really my favorite. And, you know, we're still like good friends. And yeah. So I learned a lot from them about just being light with yourself. हम लोग कई बार अपने आप को बहुत सीरियसली ले लेते हैं भाई. हाँ, और मैं तो बहुत टाइम तक अपने आप को बिना बात के इतना सीरियसली लेता था यार. सो दैट होल क्रैश कोर्स थिंग व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट, नो, आई थिंक समथिंग हैपेंड एट दैट टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि डूड आई नीड टू टेक माई सेल्फ लाइटली यार. यू नो, बिकॉज एंड इट्स नॉट लाइक कि आई एम अ वेरी सीरियस पर्सन, बट आई एम अ शाई पर्सन, राइट. सो व्हेन आई गो टू मीट समवन, आई एम नॉट लाइक, आई वुडंट. अब यहाँ पर तो हम लोग मिल रहे हैं तो एक माहौल में मिल रहे हैं जहाँ पर बातचीत होनी है. यू नो, इट्स अ डिफरेंट स्पेस. बट व्हेन यू मीटिंग पीपल फॉर वर्क एंड स्टफ लाइक दैट, यू नो, अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट you want to put your best foot forward, and you are also shy, so you become a little restrained. उस चीज़ को कई बार गलत तरीके से समझ लिया जाता है. And I realized much later in my life that people don't want to work with someone who comes across as too serious. Yeah. You know. I have experienced this thing. Yeah. So that is what I experienced with myself. कि people are just perceiving me to be too serious, too like this.
और ऐसा नहीं कि अब मैं जाके बिल्कुल ही फैल जाता हूँ, बट द थिंग इज आई रियलाइज दैट आई वाज टेकिंग माई सेल्फ टू सीरियसली, एंड दैट इम्प्रेशन आई वाज काइंड ऑफ throwing off on other people. This happened after COVID, during This kind crash of course. realization kind of happened during the whole lockdown and all of that. कि why so serious, Baba? Why so serious? So yeah. सर मैं अपनी तरफ से लास्ट सवाल पूछूंगा. इट्स वेरी पर्सनल. ये जो एक 20 साल की उम्र से लेके 43 इयर्स तक का उम्र का टाइम पीरियड है, क्या ये बहुत नॉर्मल पेस पे जाता है, और डज इट फील लाइक इट इन अ वेरी क्विक सक्सेशन आई रीच्ड एट दिस एज? व्हाई? बिकॉज मैं 15 का था और मैं 20 का हूँ. मुझे बहुत तेज़ लगा, लाइक मैं कैसे 20 का हो गया, और ऐसा लगा कि समय बहुत जल्दी बीत गया. एंड मेरा कंसर्न ये है कि मैं ये जो 20-25 साल का, ये जो आने वाला 20-25 साल है, आई वांट इट टू गो स्लो. सो आपके एक्सपीरियंस में ऐसा क्या रहा है कि लाइक वाज इट स्लो, मिडिल पेस? भाई देख, अगर ज़िंदगी में समय बहुत जल्दी बीत रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि समय अच्छा ही चल रहा होगा. यू नो, क्योंकि जो मुश्किल समय होता है वो बहुत मुश्किल से बीतता है. यू नो, तो अगर समय ऐसा लगता है कि बिल्कुल यूँ निकल गया तो ज़िंदगी अच्छी ही जी जा रही है. ओके. यू नो, मुझे ऐसा लगता है. तो 20 से मतलब मुझे तो अभी ऐसा लगता है, अभी तो आए थे बॉम्बे यार. यू नो, अभी तो आए थे, तो उसमें कुछ ख़राबी नहीं है. और बॉम्बे में थोड़ा ऐसा, क्योंकि बचपन में हम लोग सुनते थे ना कि शहर में कभी रात ही नहीं होती, तो वो सुन के बड़ा फैसिनेटिंग लगता था. पर अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, शहर में रात होनी चाहिए. यू नो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट. क्योंकि बॉम्बे में उस तरह से भी समय बहुत जल्दी निकल जाता है, क्योंकि शहर कभी थमता नहीं है ना. कॉन्स्टेंटली इट्स रनिंग यार. यू नो, एट एनी टाइम यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस, आपको शहर बिल्कुल भागता हुआ लगता है. एज अपोज टू मैं दिल्ली चला जाता हूँ जहाँ पे मेरे पेरेंट्स हैं, तो 9:30-10 बजे तक यू नो एक जेनेरिक सन्नाटा हो जाता है. कुछ एक सर्टन तरीके के लोग आपको सड़क पे दिख जाएंगे, मगर अमूमन जो है वो सन्नाटा है. मगर बॉम्बे में ऐसा नहीं होता. आपको बॉम्बे में किसी भी टाइम पे आप निकलो तो आपको हर तरह का व्यक्ति जो है आपको, तो बॉम्बे में एक समय थोड़ा ज़्यादा निकलता भी है, आई थिंक फास्ट, बिकॉज दिन और रात का इस तरह का कोई डिवीजन नहीं है. बट आई फील अगर समय जल्दी निकल रहा है तो उसमें कोई ख़राब बात नहीं है यार. इट्स जस्ट क्योंकि मुश्किल समय बहुत मुश्किल से निकलता है. मे बी वी आर रनिंग. Yeah, we are running, yeah, and we are running, and I feel that it's a good life if time is passing you by without any regrets. And I think it's very important not to have any regrets. समय जल्दी बीते देर से बीते वो एक अलग बात है, और किस तरह का कुछ मलाल मन में होना ज़रूरी नहीं. आपने सर ऐसे 4-5 पॉइंट्स बोले हैं जी एंटायर एपिसोड में. भाई मैं तो पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ यार. मुझे तो आइडिया ही नहीं है. मैं तो बोलते बोलते ये भी सोच रहा हूँ कि मतलब पता नहीं क्या इसमें से निकल के आएगा. नहीं, अच्छा आएगा. क्या? मैं वो बहुत पढ़ता था भाई, नागराज वगैरह. अच्छा. हाँ, कार्टून वगैरह तो मैंने इतना नहीं देखा. पावर रेंजर्स नहीं, मैं तब तक मैं देखा जब तक वो बलू वाला आता था. आपके टाइम पे टॉम एंड जेरी आता था क्या? नहीं, डक टेल्स आता था उस टाइम पे. Okay. डक टेल्स इज व्हाट आई रिमेंबर. सो यही बोल रहा हूँ सर कि ऐसे 4-5 पॉइंट्स आपने बोले ना, मेरे को लगा हाँ यार ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. एंड आई फील ग्लैड कि हाँ, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन एज गैप बिटवीन अस, राइट? एंड इफ आई हैव एक्सपीरियंस दैट, or if I've already started executing that thing, that means I'm running fast and slow at the same time. Which is the perfect way to be भाई. Yeah. है ना? So I feel lucky in that way कि हाँ, क्योंकि हम पैरेलल रियलिटीज़ में एग्जिस्ट कर रहे हैं यार. कॉन्स्टेंटली हम पैरेलल रियलिटीज़ में एग्जिस्ट कर रहे हैं. भाई हमें जो अभी लग रहा है कि समय बहुत तेज़ चल रहा है, बीतता जा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका ये समय बीत ही नहीं रहा है यार. यू नो, और हमसे कहीं बहुत दूर नहीं होगा, हमारी जान पहचान में कहीं ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसका ये समय निकल ही नहीं रहा है कि किसी तरह से ये समय बीत जाए यार. यू नो, कोई ऐसे चल रहा है. और वहाँ पर हम अगर ये कह रहे हैं कि यार टाइम निकल रहा है, बट ये कि इन एसेंस आपको वो जो टाइम निकल रहा है उसके बारे में अगर आपको लग रहा है कि एकदम टाइम निकल गया और मैंने कुछ किया नहीं, तो फिर आपको उस हिसाब से सोचने की ज़रूरत है. तो वो है मतलब. एंड देयर आर नो कोई एक सेट पैटर्न या ढांचा नहीं है किसी चीज़ का यार. हर आदमी को, everyone is on an individual journey यार. You have to figure it out on your own. Though no two journeys are similar भाई. So you have to kind of figure it out on the go only. But I think it's very important to be light, not to take yourself too seriously.
to be open to make mistakes, to be open to make a fool of yourself, to be open to let people laugh at you, you know, to be taken for a ride, you know, it's all part of the experience. Because when you're light and you're open to all these possibilities, there's something new that you're gaining. You know, if I'm just holding on to my perception of who I am and just constantly protecting that, तो पहली बात तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो परसेप्शन है आपके बारे में वो सही हो, और उसके बाद जब आप उसको उसी एक आइडिया को आप घेर लेते हो तो फिर कोई और चीज़ नहीं है जो उसमें अंदर आ पा रही है. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लाइट एंड ओपन, एंड स्पेशली एज आर्टिस्ट्स सर, especially as artists. We are not we are not corporate employees. You know, we are artists. I mean, if we are not sensitive, empathetic about life, if we don't experience heartbreaks, joys, high points, how are we ever going to reach out with those emotions to people who are watching us here? Any question that you have for me? Nahi bhai, thank you. I just want to thank you and Abhishek for calling me and taking the time out to do this, bhai. Thank you. So, sir, This is also my first podcast, by the way. first and counting. First, and hoping many more to come. Yeah, Many more to come. Exactly. So I hope that in few months or few years when you go out on a solo ride, आपको हेलमेट निकालने से पहले 2 बार सोचना पड़े कि अगर हेलमेट निकाला तो भीड़ लग जाएगी. God willing, bhai. Yeah. God willing. God willing. So this was the Small Man Show episode number 12, and please watch Karma Calling, Lutere, all Gaurav sir's work. Oh, I and should you'll plug my love it. shows also, no? Yeah, please. So yeah, there is Chacha Vidhayak, third season, which is coming up. This time Santosh plays an important part in the story. Then there's another show called 11-11. That's going to be on Z5. Then there is a show called Andhera. I'm sorry. Because उसके नाम कई बार ना shows के बदलते रहते हैं. तो अंधेरा, that's Excel show, and that's going to be out on Amazon. So please watch all of this. हाँ, लुटेरे वगैरह तो उन्होंने बोल ही दिया, लुटेरे एंड कर्मा कॉलिंग. Okay, thank you. Thank you, bhai. so much. Thank you. Yeah. It's been a pleasure. Yeah. Thank you. Yes.